in orbit with all signals from the spacecraft losing following the 5 days of operation. However, during its operation, it collected crucial information. After Aryabhat, Bhaskar 1 and 2 satellites with low orbit Earth observation were developed. Today, India has made tremendous progress to reach the level of GSAT spacecraft launched through GSLV carrier. Bureau Report, DD News. आकार होने जैसा था। 19 अप्रैल 1975 को जब भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा, तब हमने एक नया युग शुरू किया, स्वदेशी अंतरिक्ष युग। इस मिशन ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान की वैश्विक दौड़ में शामिल किया और हमारे वैज्ञानिकों को यह आत्मविश्वास दिया कि हम भी अपने दम पर सैटेलाइट बना सकते हैं। यह उपग्रह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था और सोवियत संघ की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था। इसने न केवल इसरो की नींव को मजबूती दी, बल्कि आने वाले वर्षों में इनसैट, IRS, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों की राह को भी सुनिश्चित किया। आर्यभट्ट मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित किया, भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत किया और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यह उपग्रह हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य, हमारे सपने और हमारे संकल्प का प्रतीक बन गया। जब मुझे पता चला कि इस सुनहरे अवसर में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, तो मेरी कलम ने भी इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। वैसे तो मैं कोई लेखक नहीं हूं, पर जब बात आती भारतीय अंतरिक्ष की, तो यह खुद ब खुद चलने लग जाती है। तो इस अवसर पे मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। आर्यभट्ट ने रूस की कश्ती में बैठकर जब अंतरिक्ष के किनारे को पाया, आर्यभट्ट ने रूस की कश्ती में बैठकर जब अंतरिक्ष के किनारे को पाया, अंतरिक्ष ने भी कश्ती से पूछा, ये कोहिनूर तू कहां से लाया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा आप सभी का ध्यान हमारे इंडिया स्पेस वीक की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। इंडिया स्पेस वीक एक गौरवशाली संस्था है। इसका मुख्य मिशन है भारत के नागरिकों के बीच अंतरिक्ष जागरूकता को फैलाना और युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। मैं आपके समक्ष इंडिया स्पेस वीक के द्वारा किए गए अन्य कारणों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इंडिया स्पेस वीक कार्यक्रम का आयोजन हमने इसरो के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती की स्मृति में किया, जो कि 12 से 18 अगस्त में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल स्पेस डे लोगो मेकिंग प्रतियोगिता भी हमने प्रस्तुत करी, जिसमें 2023 अगस्त 2023 को हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था। नेशनल स्पेस डे समारोह 23 अगस्त 2024 को हमने ऑर्गेनाइज किया। वृक्षारोपण अभियान, श्री राम अंतरिक्ष वेधशाला की स्थापना भी की। मैं यहाँ पे आपका ध्यान इंडिया स्पेस एकेडमी की तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ, जो कि हमारे इंडिया स्पेस वीक का ही एक पार्ट है और एक एंटिटी है, और जो कि आए दिन रोज हम कई बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं, उनके लिए कई प्रकार की वर्कशॉप्स जो कि उनके स्किल डेवलपमेंट में सहायक होती है, सैटेलाइट मेकिंग वर्कशॉप्स, ड्रोन मेकिंग वर्कशॉप्स, कई अन्य टेक्निकल क्षेत्र में हम वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं। कभी हम ऑफलाइन कराते हैं, कुछ हम ऑनलाइन कराते हैं, और आने वाले समय में हम इसी चीज को और आगे लेकर के जा रहे हैं, जिससे छात्रों के स्किल डेवलपमेंट हो और वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके और कुछ बेहतर योगदान दे सके हमारे भारतीय अंतरिक्ष मिशन में। और मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि आप सभी लोग हमारे साथ में आए, जुड़े। और मैं थोड़ा सा आपका ध्यान और लेकर के जाना चाहता हूँ हमारे इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर। तो कल्पना कीजिए, साल था 1975, जब एक कमरे में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात एक सपना बुन रहे थे, क्या भारत भी अपना खुद का एक उपग्रह बना सकता है। इस सपने को आकार दिया एक युवा और दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉक्टर UR राव, जो भारत में जो बाद में इसरो के चेयरमैन भी बने। उनकी टीम ने अपने साथियों के साथ सीमित संसाधनों में बिना किसी अत्याधुनिक तकनीक के सिर्फ ज्ञान, जुनून और देशभक्ति के बल पर भारत का पहला उपग्रह तैयार किया, आर्यभट्ट। यह सिर्फ एक उपग्रह नहीं था, यह एक भरोसा था, भारत अंतरिक्ष की ऊंचाई को छू सकता है। और जब 19 अप्रैल को वह उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचा, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस दिन भारत ने अंतरिक्ष में नहीं बल्कि भविष्य में कदम रखा था। आर्यभट्ट ये सिर्फ एक उपग्रह का नाम नहीं है, ये भारत के सपनों की पहली उड़ान थी। इस एक उड़ान ने भारत को सिर्फ एक सैटेलाइट ही नहीं, बल्कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर सतीश धवन और न जाने कितने वैज्ञानिकों व देशभक्तों को अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचाने का जुनून दिया।
अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे इंडिया स्पेस वीक के निर्देशक माननीय डॉक्टर सत्येंदु कुमार जी को कि वो आयोजन में उपस्थित सभी अतिथियों और छात्रों को संबोधित करें। थैंक यू। Through computer, I thought of making a small presentation. Nevertheless, let me try. While trying to connect through the computer, I'll just log on to my mobile. Apologies. Today is a very auspicious day for India in general and ISRO space community in particular. Today, if you see the situation, many startups, either in the launch vehicle area or in the satellite area or in the application area, need the people. That is the fortunate. But you see the days immediately after the Second World War, 1945 also, and immediately after that independence, a scientific family, an entrepreneur family, that's what the other earlier speaker was talking about the Vikram Sarabhai, and nothing was there. Somebody was telling after Second World War, 97% of the taxes were imposed by the citizens and industries. Hardly 3% was there even not to pay properly to the employees. That was the crisis. Food security was not there. Energy security was not there. There was no freedom for the people to work. There was no freedom to take even food. At that point of time, 2 or 3 scientists got emerged. That is Homi J. Bhabha, that is S.S. Bhattacharya, that is Vikram Sarabhai, who really took the lead in the scientific development under the auspicious guidance of Sir C.V. Raman, none other than Sir C.V. Raman. At that time, scientific community was regarded, no protocols, no political protocols, no administrative protocols. They can jolly well just step into the Prime Minister's chamber and ask for scientific development. Those are the days. Because why I am telling you all these things are because such a freedom the scientific community has enjoyed during that time. Some people like J.R.D. Tata, they came forward. They say when the scientists were looking for some funds, he came forward and instituted TIFR. So those are the good olden days where scientific freedom was there. Even people started thinking when food was not there, people started thinking about the rockets, the satellites, and the advanced technologies like nuclear, then the CSIR, such kind of things. So this is the scientific prowess one has to learn. What is the Indian culture? What is the Indian culture? I think probably not much to computer. Hopefully you are seeing the presentation. Can someone something? So these are all the good olden days in 1947. I think some echo is happening. Somebody help me. India space station, Bharatiya Antariksha Station, and by 2040, astronaut on the moon. To create that, to sustain these programs, a huge capacity building is required. This is where exactly I am coming to the discussion. At this juncture, when we celebrate 50 years of our first satellite, what is next? We should not live with that first satellite. We should grow in multiple ways. For that one, engagement is required, understanding the technologies are required, innovations are required, and these things have to come from the colleges and from the students. First, they should get motivated. Then interest has to be developed right from the class 8th, and ecosystem has to be made, put into use. The funds have to grow, the capacity has to grow. ISRO is taking lots of interest at several academia centers to grow the capability, but it is not the responsibility of ISRO alone. The institutions like ISPA, CII, they have to also take a piece of their the bread and take the help of
retired people, known people, interested people across the country. We have developed a space tutor. It is a very interesting program where the ambassadors across the country, they are talking about the space. These are all resource personnel, indirect resource personnel. We are also creating online courses. And Irio Academia, different cells are there for research. When once you graduate, you should know which are all the cells that are available, where you can go and exercise your own innovation, push the things. It is not that whatever the system that is available that you may put into use. You have to be driver and you have to create that real innovative system and research oriented system. And these are the footfall where different is all available in the website. You can go and interested if at all any BTech and MTech students are there, they can go to these cells, they can get to know more about ISRO's engagement with the students and research activities. They can, how they can be part of this journey, they can find themselves. Of course, some of the activities we have taken up, but it is only a seed. It is only a micro level, but they have to grow into 10 power 5 or 10 power 6. Yuvika, we are only training 300 to 350 people when the requirement is there for 3.5 lakhs people or 3.5 crore people. Who will do that? We have to create an ecosystem. Hackathons, we were very successful in running these hackathons 2 times in IASF and recently Bharatiya Antariksha Hackathon. Challenges, NASA apps, if you see, 60% of the NASA apps are from India. Why can't we run some volunteer organizations with the support of industry? Why can't we run such kind of NASA apps? Pre-incubation in space is doing amazing job in encouraging the ecosystem. Then internships and research fellowships we are offering. Last year, we have taken a very judicious or very pragmatic decision stating that the internships should be published online. But resources are meager. The ecosystem has to reflect and the ecosystem has to come to the rescue so that this multiplication should not be in single digits but should be in tens of digits. अच्छी जानकारी हम सब तक पहुँचाई। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते मैं अब चाहूँगा हमारे नेक्स्ट मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट सर, जो कि करंट में अभी डायरेक्टर जनरल एट इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पोजीशन पे हैं। और अगर मैं इन पे थोड़ा सा और छाया डालूँ तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट सर हमारे पिछले आर्मी सेवा में एज अ PVSM, UISM, AVSM, SM, BSM एंड वाज द मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन आर्मी रह चुके हैं। इसके अलावा आफ्टर रिटायर्ड जनरल सर ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन के एज अ डायरेक्टर जनरल पोजीशन को संभाला और हमारी स्पेस इंडस्ट्री के अंदर स्पेस ग्रोथ को लेकर इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टार्टअप्स, एजुकेशन सिस्टम्स, एकेडमिक सेक्शंस सबको एक साथ लेकर आने की एक मंच पे कोशिश करी, जिसका ये अच्छे से संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपने विशिष्ट अतिथियों को अभी संबोधन करना चाहूँगा, जिसमें प्रथम डॉक्टर नरोत्तम साहू जी। डॉक्टर नरोत्तम साहू जी साइंटिस्ट एंड साइंस एजुकेटर वर्किंग प्रेरणा और विज्ञान और नवाचार के प्रति समर्पण ने भारत के और हम उनके नेतृत्व में इस दिशा के निरंतर प्रगति करते रहे। मैं विशेष रूप से भारत की सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग से और समर्थन से आयोजन के एक अखिल भारतीय उत्सव का रूप ले पाया है। इसके साथ ही मैं इंडिया स्पेस वीक की समन्वयक टीम, कोऑर्डिनेटर टीम का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अपने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचाया और आपके समर्पण निरंतर प्रयास और सामूहिक नेतृत्व को मेरा नमन है। आज का दिन न केवल अतीत की उपलब्धियों को याद करने का है, बल्कि भविष्य के सपनों को आकार देने का भी है। हम डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं और आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती की हमें याद दिलाती है कि आकाश हमारी सीमा नहीं है, हमारी शुरुआत है। आइए हम सब मिलकर विज्ञान, नवाचार, आत्मनिर्भरता की भावना के साथ इस गौरवशाली क्षण का उत्सव मना दें। आप सभी का एक बार पुण्य जय हिंद। इंडिया स्पेस वीक के पहले नाइक अपाची के लॉन्च से लेकर पिछले साल चंद्रयान के लॉन्च तक और उससे आगे आदित्य 1, स्पेसएक्स, इन सब अचीवमेंट्स के पीछे एक ही ऑर्गेनाइजेशन रही है, उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में अगर एक ऊंचे टेबल पर हम बैठते हैं और गर्व से अपने को भारतीय होने पर हमें गर्व होता है,
तो वो अचीवमेंट्स इस कारण से हैं कि इसरो ने हमको ये मौका दिया। तो मैं आज सबसे पहले इसरो के हमारे पुराने साइंटिस्ट, आज जो साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, उनको सल्यूट करना चाहूंगा और सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे लिए एक नई चीज हुई 2020 में, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने निश्चय किया कि जो भारतीय स्पेस इकोसिस्टम है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो इसरो, उसके साथ में थोड़ा सा एकेडमिया और कुछ इंडस्ट्री जुड़ी हुई थी जो कि सिर्फ कंपोनेंट सप्लायर और छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करती थी, इनको और ज्यादा लेके आना है। और इसके होने के अनेक कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण था हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता। उन्होंने ये देखा कि अगली आते हुए सालों में अगर भारत को विजन 2047 के हिसाब से हमारे गोल्डन पीरियड में पहुंचाना है, तो स्पेस एक अहम हिस्सा है और इसको बढ़ावा इसरो जो कि लीड और एंकर है, उसके अलावा स्पेस एंटरप्राइज को देना है। और ये स्पेस एंटरप्राइज क्या है, ये डॉक्टर सोमनाथ ने एक बार इसको डिस्क्राइब किया था और मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पेस एंटरप्राइज का मतलब है इसरो, हमारी एकेडमिया, हमारी स्पेस की कंपनियां, हमारे स्टार्टअप्स, इन सब से मिलकर जो कि आज के दिन में भारत के नए स्पेस को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले महीने 2 अहम चीजें हुई और सबसे अहम उसमें एक थी कि पहला सिविलियन स्पेस वॉक उसने किया, स्पेस में चला तो क्या, वो थोड़ा सा एयरक्राफ्ट से बाहर निकल के थोड़ी देर से निकाल के बाहर आ गए। वो उनका नाम था जेरार्ड इसाकमैन और वो शायद कुछ समय बाद नासा के चीफ बनने वाले। और दूसरा था कि रीयूजेबल रॉकेट, जो स्पेसएक्स का सबसे बड़ा रॉकेट था, वो नीचे आके परफेक्ट लैंडिंग करके उसको 2 हाथों ने थाम लिया। इंजीनियरिंग का एक बहुत ऊंचा फोटे था जिसे चॉपस्टिक्स बोल के उन्होंने एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ऊंची बिल्डिंग के बराबर रॉकेट ने परफेक्ट लैंडिंग की, टेक ऑफ नहीं लैंडिंग की और उसको पकड़ लिया। ये दोनों साइंस की अचीवमेंट्स प्राइवेट स्पेस में हुए, जो कि एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था देश के अंदर और दुनिया में। और साथ ही इसी समय, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो प्राइवेट स्पेस के लिए इंटरनेशनली तो ये हुआ, पर भारत में जब से प्राइवेट कंपनीज आई हैं पिछली 4 साल में, डॉक्टर सुधीर, जो कि निश्चय ही आपने बहुत सही चीफ गेस्ट बुलाए, इनकी मदद प्राइवेट कंपनियों के लिए बहुत ही अहम रही। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ है, पिछले सिर्फ 4 साल में हमारी 2 स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने प्री ऑर्बिटल लॉन्च कर दी हैं। हमारी 5 प्राइवेट स्पेस की कंपनियां हैं जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। उनमें से एक कंपनी है जिसने हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट, जो कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी एंड का सेंसर्स हैं, उसकी सैटेलाइट 3 सैटेलाइट इस साल लॉन्च की है, कुछ महीने पहले ही। और साथ ही एक कंपनी है दिगांतरा, जिसने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में अपना पहला सेंसर स्कॉट 1 भी स्पेस में डाला। थोड़े ही समय में हमारे स्टार्टअप्स ने अहम अचीवमेंट्स किए, पर इन अचीवमेंट्स को करने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि स्टार्टअप्स के अलावा इनके बैकअप में हमारे पुराने साइंटिस्ट सपोर्ट में हैं, जो इनको एडवाइस देते हैं, जो इनको आगे गाइड करते हैं। उनके 30, 40, 50 साल के एक्सपीरियंस का फायदा इंडियन स्पेस इकोसिस्टम ले रहा है। और आज जब हम ये 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमको हमेशा याद रखना है कि जो हमारी जो लेगेसी है स्पेस की, और जो आगे जाकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने पर हमारा पहला आदमी 2040 में चांद में जाने पर होगा, उसमें इसरो के साथ साथ हमारा प्राइवेट स्पेस, हमारी एकेडमिया, ये सब एक अहम हिस्सा
होंगे। पर इस सब को करने के लिए सबसे जरूरी है कि अगली जनरेशन को कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में इस नई स्पेस दुनिया के लिए तैयार किया जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि इंडिया स्पेस वीक के जरिए आप अलग अलग स्कूलों में, छोटी क्लासों में ये स्पेस की एजुकेशन को फैला रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। बहुत अहम काम है, मुश्किल भी है, पर यह बहुत जरूरी है कि अगले एलोन मस्क, अगले जेफ बेजोस इंडिया में पैदा हो। और मुझे विश्वास है कि वो क्षमता इस देश में बहुत भरी हुई है। किसी छोटे से गांव से, किसी छोटे शहर से ये काबिलियत आनी है और इन्होंने हमारा नाम, भारत का नाम और आगे करना है। मैं एक बार फिर इंडिया स्पेस वीक उत्सव हैं डॉक्टर सत्यवेंद्र कुमार, हमारा फॉर्मर डायरेक्टर CBPO इसरो हेडक्वार्टर सुधीर कुमार सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन कर्नल साहब, जनरल A.K. भट्ट साहब, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डॉक्टर नितिन कुमार, डॉक्टर A.K. मित्रा साहब, मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंस, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव साहब, IIT BHU, गिरिराज सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ राष्ट्रपति संपदा, राष्ट्रपति भवन। एंड ये प्रोग्राम को जो देखने वाला है सारा यंग जनरेशन एंड ऑल स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड ऑल स्पेस एंथुसियास्ट। हमारा गुजरात से गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये दिन आने वाला कभी हमारे पास आता है, ये हमारे लिए बहुत गर्व है एंड बहुत उल्लास की बात है, क्योंकि आज हम लोग को कोई ऐसा एक अचीवमेंट कर रहे हैं तो कोई एक का अचीवमेंट नहीं होता है, ये एक टीम का अचीवमेंट होता है एंड ये एक देश का विरासत है। एंड ये विरासत ऐसा एक होता है जो एक इतिहास बनाया हुआ है एंड इस इतिहास को अभी आगे बढ़ाना है। तो मैं इस अवसर पर सबको इंडिया स्पेस वीक को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एंड इसके ऊपर में हम लोग कैसे आगे जाएंगे, ये प्रेरणा कैसे लेंगे, इसके ऊपर में मैं कुछ टाइम तक बताऊंगा। एंड इसके पहले आई वुड लाइक टू शेयर ए ब्रीफ प्रेजेंटेशन एंड just a minute. I think we have to. Is my screen is visible? इसको देखो ना। If the screen is visible? Yes, sir. Your screen is clearly visible, sir. Okay. So this is a beautiful poster that India Space Week and their team has designed. Very inspiring and very encouraging. So ये जो दिन होता है, ये आज हमारा ट्राइब्यूट देना है, जो हमको रिमेम्बर करना है एंड जिसको एक हम लोगों को एक प्रेरणा लेना है, जो हमारा आर्यभट्ट है, द फर्स्ट सैटेलाइट, द स्टार दैट लाइट्स इंडिया स्पेस ड्रीम्स। सो ऑन द 19th of April जैसे हम लोगों को बात कर रहे हैं 1975 में, that was a very silent revolution that was occurred, that giving a very huge sword into the sky and a bold declaration that India was ready to touch the stars. Okay, and it was not just like satellite we have launched, but from the Soviet Union's cosmodrome. It was our Aryabhat, India's first satellite, the shining emblems of our dreams, determinations and the destiny. So from that 75 to 19th April 25, now how our this Aryabhat has given that inspiring our generations, inspiring our scientists and inspiring our technocrats to take these things. So before starting my presentation, I would like to offer our respectful tributes to the great visionary like Dr. Vikram Sarabhai, who is the father of Indian space program, and Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man of India
and the space visionary who has given that failed that dream 50 years back to push that courage, push with that courage that how Indian satellite, which was brought by as our former speaker has already mentioned, that how that satellite carried out by a bicycle or bullock cart, and then it has started the show. So, in addition to this, we are also to offer our tribute and all our respects, regards, and our prides to all ISRO scientists, the engineers, the policymakers, and our honorable prime ministers who has given this vision that how India has to take the lead to take the space for societal development and for the economic development. So, I'll be very briefly discussed about Aryabhat satellite, its importance, and how we are celebrating this 50 years. As we have already discussed, it was launched in 1975, first satellite built by Indian Space Research Organization, launched from Soviet Union's Kapustin Yar, and named after that ancient Indian mathematician Aryabhat. In fact, the name was also given in a very unique way when that satellite was developed under the mentorship of Dr. U.R. Rao Sahab, project director. Then the Honorable then Prime Minister also visited ISRO, and with three options that the then Prime Minister has given this name Aryabhat. So now that Aryabhat becomes the legend, the history for the missile for every space missions after that time. So the scientific purpose was to X-ray astronomy, solar physics, and aeronomy, that understanding of the that higher atmosphere of that our space to these things. Though it is operated for only 5 days and it has some sort of power failure, but it gives that major steps in indigenous satellite development and take the nation to a next leap into the space journey. So that also giving that entry to India, giving that entry to India into the global space community, that yes, we can do it with all sorts of difficulty, challenges, and that type of critical situation that time. But it also giving that hope and that inspired that future ISRO scientists and ISRO missions, so that we have now where we are now, and giving that strong foundation of India's space ambitions. So Aryabhat 50 years back kick-started the Indian satellite program, built the confidence of ISRO and the entire Indian, the younger generation, and it emerged as the next space power to that things, to this thing. So that space mission, that also now giving that India this moon explorations, Mangalyaan, Mars mission, Aditya L1, Solar Observatory, and next few missions like Gaganyaan and some more also. So today where we are discussing from Aryabhat to Aditya L1, India has progressed from Aryabhat to advanced mission like Chandrayaan, Mangalyaan, and Aditya L1 and much more that our sir has mentioned something. And the journey is continued towards Gaganyaan and beyond, showcasing our growing expertise in space technology. In fact, by next month, the NASA has all set to take our Indian astronaut to the International Space Station, where just our Sunita Williams, Indian origin NASA astronaut Sunita Williams, just returned with such a which is showing such a courageous step and this missions effort to that one. So all these efforts are technology development is in one side, and the other side is the igniting our young minds to take the future. So Aryabhat symbolizes the powers of dreams and our scientific curiosity. So it motivates students to explore career in STEM and contribute to the Indian space mission in a very big way. Now, as Dr. Sudhir Kumar sir has already informed also, because now ISRO has a very different mandate with Honorable
Prime Minister's mission, vision and mission. Now ISRO is coming to the schools, coming to the students, coming to the campus, coming to the universities and taking the best ideas how that can be student satellite programs can be developed. It can be students can give that wings to their dreams and their technologies in that career, and they also defined their future path also how they become great contributor for the national development. So the sky is not limit. It is just the beginning with the ISRO and our space program. So last 50 years from the day where we have started our career or our space journey with a satellite, today with 50 years, 19 April 2025, over 131 satellites that ISRO has developed for India and given a tremendous support and a contribution for all our economic development. Socio-economic development. 55 satellites are currently active in orbit. Indigenous launch vehicles also developed. Interplanetary missions also launched. And all the development are at the very cost-effective and space mission, earning the global acclaim. I just remember when this our Mangalyaan was successfully entered to the Mars orbit. That time our Honorable Prime Minister has just given an example. Because as he is from the Gujarat, we are just giving that the price we are paying to travel from our city area, Ahmedabad city to Ahmedabad railway station. It is just like that much of price that ISRO has given for this Mangalyaan mission, and which made a different recognition altogether at the country at the global level. So the basically last 50 years also is a very tough time and a very encouraging and very enabling environment for ISRO and all its unit and all the scientists, technocrats in different levels. So we have a PSLV reliable and which is versatile. Over 50 launches has been successfully over by the PSLV. GSLV also launches heavier payload to geostationary orbit 36,000 km high. GSLV Mark III heavy lift, which is Bahubali, named as Bahubali, Indian Bahubali. It's used for Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, and it is getting ready for Gaganyaan also. Then there is small scale launch vehicle SSLV, like it very compact and cost effective for small satellites. We don't have to every time we have to not to use PSLV or GSLV for a smaller and compact sizes of satellites. Our ISRO scientists or ISRO technocrat, they have developed this SSLV, which was also last year it was successfully launched so many satellites on the orbit, and RLV, which is very new technology that has also been indigenously developed, reusable technology for the future space travel. That we have just our Colonel Savage mentioned that how the Elon Musk team, SpaceX team also they have used that reusable rockets for these things. So all these technology, all the launch vehicle, all the confidence that ISRO has generated among as a team, as the mission, and that is a great example and great inspiration for all of us. So now we are not only travel to our low orbit or the geostationary orbit. Now India is ready to go interplanetary mission. That means beyond our geostationary or beyond moon or something. So that means we are ready for our deep space research also. Chandrayaan 1 2008 discovered water on the moon and they made a history also. Chandrayaan 3 2023 first soft landing near moons where in the South Pole where no other country has reached or dreamed about. Mangalyaan 2013 first Indian mission to Mars achieved in its first attempt in the 9 months of journey. So these are all not only the technological success, but it is a great encouragement, great support, great confidence for the not only the Indian community, but the entire citizens of the planet Earth. Because space has no limit, has no boundary. Though we have geographical boundaries, but the technology, though other countries, other developing countries, they are very
working? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect, sir. Perfect. So as Lieutenant General A.K. Bhatt has said, technology has its limitation. तो अभी हमने just now limitations देखा. Okay, so now I am audible, right? Okay. Yes, sir. Very warm good afternoon to everyone and to our esteemed guest, Dr. Sudhir, Lieutenant General A.K. Bhatt, Shri Giriraj ji, Dr. Narottam Sahu ji, and Shri G. Levin, Dr. A.K. Mitra, and Dr. Abhishek, and my dear student community. That is more. I must say that it's a very they are the future of our India, right? First of all, I'll congratulate India Space Week for organizing such a wonderful event, for making memorable this 50th anniversary of our satellite launch. That was the first satellite launch, like Aryabhatta. So as we see that in 1975, we our great minds have launched this 26-sided polyhedron in the space. Can you imagine at that time when nothing, no facilities was available, no technological input we had in our country, but we could do that. That was a brainchild of our Dr. Sarabhai and Dr. Bhabha, and in the vision of Dr. Rao, it could be done. So as we see that when we see that such type of event happened, then we could our India could achieve a scientifically a great success. How scientifically? Because at that time no one was able to believe कि ऐसा हो सकता है क्या कि हम स्पेस में किसी को, एक ऑब्जेक्ट को, एक सैटेलाइट को भेज सकते हैं. साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल करके दिखाया इसने, डॉक्टर साराभाई के विजन ने, एंड इन द leadership of Dr. Rao. Politically in all over the world, we had that, we could have that pride, national pride, that yes, we did it. Because at that time limited infrastructure, as I already told. जब लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो हमें हर चीज में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. जस्ट इमेजिन कि कितनी मेहनत उन्होंने की थी. वी शुड सैल्यूट देम दैट दे कुड हैव डन दिस अचीवमेंट. And please everyone mute yourself. We will allow you, then only you will be able to ask questions. Kindly complete, sir, to his speech. Please, sir, continue. Yeah. And sociologically, see, at the time that as we could get that we could believe that this is possible. So now that people have started in they increase their interest in STEM, and that was the first step. And now we are seeing that we are moving towards the Gaganyaan. We are sending a human space mission. So just imagine how could it had been possible. Slowly जो एक जर्नी डॉक्टर साराभाई, डॉक्टर राव ने स्टार्ट की थी, उसके बाद R&D and in infrastructure of R&D and then academia and then industry, ये तीनों के कोलैबोरेशन से आज हम जिस स्टेज पर हैं और आगे हम जिस स्टेज पर पहुंचने जा रहे हैं, it could be possible because of that only. So अगर आप देखें तो आप जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी अभी मेरे सामने है, यंग एनर्जेटिक माइंड्स, इनफैक्ट दे आर द मेन पिलर ऑफ गोइंग taking our country from importer to exporter to explorer, interplanetary missions. So space is the limit. We can say means we have no limit. We can achieve whatever we want. In fact, I
I have a little bit a tendency to to play with the words. So I have arranged that Aryabhatta into some different meanings. Hope you will get it. I'll try to, just a minute, I'll share the screen. Anything could shared? Right, sir. Not yet. Yes, sir. Screen is visible now. Now visible. Perfect. Can you able to see the Aryabhatta, that word file? Yes, sir. Perfect. So we can say that A. Just imagine when that A stand for, in my theory, it's awakening. When this awakening happened, it was a brainchild of Dr. Sarabhai. So and done by Dr. Rao, because awakening that was at that time उनके अंदर एक डिजायर आई, एक इच्छा जागृत हुई कि हमें इन देश के लिए कुछ ऐसा करना है कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन को पॉसिबल कर पाए. राइट नाउ नेक्स्ट लेटर कम्स आर, रेजिलियंस. अगर आप कुछ करने के लिए जब ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो जस्ट वो एक काफी नहीं होता है. So many problems comes into your way, but क्या होता है अगर हमारे अंदर रेजिलियंस है, that एक दृढ़ निश्चय है that I can do it. तो आप लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी डॉक्टर साराभाई की, डॉक्टर राव का, कि किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने ये अचीव किया. राइट, सो दैट रेजिलियंस. एंड बाई is indicating for yearning. Yearning means what? Longing to do something. They have strong desire that I will do it. No matter whatever the situation is, I will do it. When all these qualities, when they acquire, then that they started their action. And in between problems came, they did with that longing, they did the actions. And when we do something, then what happens? Either we get the success or we get what? I know most of them will say that failure, but I will not say that failure, because failure also gives you a lesson, that learning. So when we do something, either we get the success or we get the learning, right? So that build up our belief system. That's the next letter of our Aryabhatta, that we believe. When that belief that increased, then that hope arises, right? And then when that hope arises, we advance further to achieve that our goal. Yes, अभी मैं अपने गोल के और ज्यादा धीरे धीरे और करीब आ रहा हूँ. ये चीजें हमें इस पूरी एक जर्नी में हमें पता चलती हैं. अगर हम देखना चाहें तो हमें ये सारी स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स हमें दिखाई देंगे. एंड देन in this same journey we transform our weaknesses into strength, right? That's the third most letter, transform. And then tenacity. Okay, now we have seen that whenever we are doing something, then at the 99%, जब 99% हो जाता है तो कहते हैं नहीं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है. Most of the time it happens. When we are downloading file also, at that time 99% only that gets stuck, right? So at that last moment, that tenacity is required.
what is the meaning of tenacity? That persistence. When that persistence we have, then we can do wonder. That's the most important quality that our great scientists, great people had, and they could do that. And then finally attain. So we could do that. We could get that success by following all these qualities. So why I am sharing this? Because by going with this Aryabhatta principle, all our young mind can achieve whatever they want. So we can say that it's in the sky somewhere, but still it is giving the message that move forward. The space is yours. As we are moving towards the Gaganyaan, so it's giving that mantra to all our young energetic scientists, entrepreneurs, startups that come and achieve whatever you want. Right? Because no problem is big. We can say that whenever problem is there, just think of about these people. Just एक थोड़ा सा छोटा सा थॉट कि किस तरह से हमारे ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट पीपल्स ने ये सब कुछ किया, then that automatically that energy will come into you. Right? I think it's, yeah. So with this, I end my talk over here, right? And then I congratulate to ISW India Space Week for sharing and combining all the great people, sharing that wonderful platform and interacting with you all energetic peoples. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. थैंक यू सर। आपके अनुभव और शब्दों ने छात्रों में एक नया जोश और विश्वास भरा है। हमें आपके मार्गदर्शन के लिए सर सदैव आभारी हैं। थैंक यू सर, हमारे लिए समय निकालने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अगले विशिष्ट अतिथि डॉक्टर। Is it visible now? Yes sir, is it visible sir? And am I audible? Yes sir, you are audible sir. Thank you sir for joining us. Yeah, thank you very much for your invitation. And I'm just trying to share a brief part of the journey of Indian space exploration basically. So, respected chief guest, Dr. Sudhir Kumar from ISRO headquarters, our esteemed colleagues and valuable audience. As we are aware that today we are celebrating the 50th anniversary of the launch of our first Indian satellite, Aryabhatta. It went into the inclined orbit exactly 50 years ago on the same date, that means on 19th April. And that made the history in the context of our country and its space program. Since then, up to now, Indian space exploration has made a leap forward development. We can say that we have traversed a remarkable journey from Aryabhatta to Aditya L1, and now we are looking forward towards Gaganyaan and many more other spaceborne observatories. So as far as observatory class missions are concerned, the globe is standing in the era where we are not only understanding the space around the Earth, but probing deep into the universe. We are trying to understand the structure of universe, formation of universe, various objects in the universe and their physics and many other aspects of the science. So the globe is advancing in terms of technology and space-based observatories and various space-borne telescopes. For example, here two remarkable missions are listed, that is Hubble space-based observatory and currently the James Webb Space Telescope that is making a remarkable journey, remarkable
understanding of the universe and its different objects. So in matching with the globe, as far as India is concerned, its journey is concerned, we started almost 60-70 years back in the era, when there was no space exploration, there was no space missions that were launched from our country, and in that era we were mostly depending on the ballooning experiments, and those ballooning experiments were tremendously done by our legendary scientists. And that ballooning experiments were basically measuring the charged particles, high energy particles, cosmic rays, the radiations which are coming from the sun and different parts of the universe, and so on. And we were understanding the properties of our Earth's upper atmosphere. You can see in this slide at the bottom left image, Professor Vikram Sarabhai is leading a ballooning experiment in 1948. That was just after 1 year of our independence, and then followed by this picture in the middle that is showing that Professor M.G.K. Menon and G.S. Gokhale, they were leading the ballooning experiments, and they were the legendary scientists on that time who led remarkable programs in the space exploration. So since that time, the ballooning experiments are still in tradition, and various research institutions, Indian universities, ISRO, and various centers of ISRO, they used to make the ballooning experiments to understand the physical conditions of the Earth's upper atmosphere, the energetic particles which are coming to the Earth's upper atmosphere, and many more other scientific aspects, and so on. So this was the situation when there was no space mission from our country, and we were trying hard to understand the nearby space around the Earth, and we were trying to understand the physical conditions of the Earth's upper atmosphere, its chemical compositions, its interaction with the radiations and particles which are coming from the sun and different parts of the galaxy, and so on. And since then, after the establishment of the Indian Space Research Organization on 15th August 1969 and its association with the Department of Space in 1972, in later 6 decades, our country has made a prolific journey in space exploration and space missions. We started in 60s the sounding rocket experiments to understand, to observe the Earth's upper atmosphere and its physical conditions, its chemical compositions, and many other scientific aspects. And it was followed by the Aryabhatta satellite launch in 1975. And then you are aware with the Rohini series of satellites in 90s, Solar X-ray Spectrometer, SOX in 90s, IXAE, this is X-ray astronomy related mission that was done by ISRO and India, and then famous moon missions Chandrayaan 1 and 2, Mars mission Mangalyaan, AstroSat, this is observatory class astrophysics related mission, and now Aditya L1. As our colleague said, that India is planning for the future missions like Gaganyaan, where astronauts will be sent to the space and they will be trying to understand the space through various experiments. So you see, this is the legacy that is started since Aryabhatta's launch, just 5 decades back. So basically, that was the point where our legacy has started. It was taking the shape. And Aryabhatta was the first satellite that was launched 5 decades ago to pursue X-ray astronomy, solar sun-related science, and understanding of high-energy particles basically. And basically, on that time, 50 years ago, they were very much important scientific aspects because there was not much missions in that particular directions to understand the energetic particles or X-ray or something like that. So that set the legacy. And after that, basically what happened, we were developing our technological demonstrations, technological understanding, and so on. And that led to the modern technology and space-borne X-ray and ultraviolet telescopes basically. And then you can see this
in reality that AstroSat was the mission launched several years ago, and it has world-class or state-of-art ultraviolet instrument that made many discoveries, as well as X-ray instruments that is there, and it is giving very spectacular scientific results there. And from AstroSat, now we reach to the another observatory class mission for the sun, and that is the journey from Aryabhatta to Aditya L1. So we are the second country in the world that reached to the L1 point as far as the observatory class solar missions are concerned. And the peculiarity of this mission is that it contains the instruments which are fully developed in the India. So you can see the name of the instruments, which are Solar Ultraviolet Imaging Telescope Suite, VELC, which is coronagraphic instrument, and the Helios and Solex are the X-ray monitors. Aspects is the energetic particle detector, and MAG is the magnetometer, and so on. So these are the instruments which were fully developed in the Indian institutions in collaboration with ISRO, and they are fully indigenous. And L1 is the peculiar point at the Sun-Earth line at 15 lakh kilometers from the Earth, and that is the point where the gravity-related force from Sun and Earth, they balances each other, and that is the point from where we can continuously observe the Sun 24 hours. So enormous data is coming to us, and we are getting lots of information about the Sun, its plasma, its atmosphere, and various processes in its atmosphere, and their connection with our Earth and Earth's upper atmosphere, that means magnetosphere and so on. So this is the remarkable journey which is made in last 5 decades, and we are having the great showcase of technological achievements and their demonstration. This is just few fascinating observations from AstroSat as well as Aditya L1. So in the left top image, this is the AstroSat ultraviolet telescope data, image data, which is basically observing the Crab Nebula. And in the middle, Aditya L1 solar ultraviolet imaging telescope is demonstrating the flare which is happening at the sun. And in the top right, there is a Helios which is observing the X-ray emissions from the sun and solar flare regions which are coming to the L1 point, and it is captured by the X-ray instrument. In the bottom panel in the left side, this is very spectacular coronagraph which is making the artificial eclipsing, and then this is giving us a chance to understand the dynamics in the sun's outer corona in form of CME. And this has spectroscopic measurements as well as imaging measurements. And once you go to the right bottom panel, so this is basically the energy of the various charged particles which are detected by the Aspects instrument on Aditya L1. And this instrument is basically very peculiar, very specific to understand the energetics of the charged particles which are coming from the sun to earth and affecting our outer atmosphere. So you see, all these are the great demonstration from the missions which are done at the national level by the national scientific community, where ISRO is playing the lead role, and not ISRO. Many research institutions are involved. Many universities are involved, and they are putting their effort together to make the technological developments, to make these instruments state-of-the-art instruments, and to progress the scientific understanding related to the sun, heliosphere, sun-earth connection, and so on. So currently, India is the fastest growing hub for space science and technology in space instrumentation, and sectors are opening for space tech industry and startups also. In major cities like Bangalore, Hyderabad, now the many companies are being opened. Many startups are now running, which are dedicated for the space technology and space science research. The bright future is envisaged in this area of research, and India is progressing forward in space science research and technology. There is a lots of opportunity that will be emerging, that is emerging actually, for the skillful younger youth of our country. So
with these words, I congratulate every citizen of India, all scientific community, academia, and the members of academic community, government, and everybody, to collectively put the effort in different ways to shape the space science related journey of India. And I can see, being as an astrophysicist, I can see that we are making a leap forward development, and we are few of those developed countries. This day, we are talking about the satellites and their uses and different types of satellites. But now I want to just elaborate that it's not, ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि जब 1975 में जब फर्स्ट टाइम सैटेलाइट हुआ कि सिर्फ हम तारों को ही देखेंगे या ऐसा कुछ, तो तब हमने ये नहीं सोचा था कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि आजकल बहुत हर दूसरे दिन कोई डिजास्टर के बारे में हमें सुनने को मिलता है, और अभी हीट वेव को कभी भी हमने कुछ साल पहले हीट वेव हमारे लिए कभी भी डिजास्टर नहीं था। गर्मियां जैसे कि नानी के घर जाने वाला, अच्छा बाहर घूमने वाला, ऐसा गर्मियां ऐसी थी, बट नाउ इट्स डिजास्टर। तो सैटेलाइट की वजह से हम सिर्फ बहुत सारी चीजें नहीं जान पाते कि तारों के बारे में या और चीजों के बारे में। ये डिजास्टर के लिए भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे हम अर्ली वार्निंग अलर्ट कर सकते हैं। अब आप देखे होंगे जैसे भी अभी कुछ दिन पहले ना हाई विंड होती है या साइक्लोन, तो हम सभी को बहुत इजीली हमारे फोन पे अलर्ट आ जाते हैं। वाह, ये चीज पहले नहीं थी, बट अब क्या है, अलर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, जिससे हम उससे पहले उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब सुपर साइक्लोन हुआ, उसके बाद कोई भी साइक्लोन आता है तो डिजास्टर तो होता है, बट उसके साथ जो भी कोई भी नुकसान है वो नहीं आता है। तो मैं सिर्फ ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही बताना चाहूंगी कि सैटेलाइट जो कि हमें सिर्फ तारों वाले की बात लगती थी, एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाती थी, वो सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाने वाला नहीं, वो हमें इन फ्यूचर और बहुत सारी ऐसे डिजास्टर स्ट्रैटेजीज के लिए हम यूज करते हैं, और हम उसे यूज कर भी रहे हैं, जिससे इन फ्यूचर कोई भी जो डिजास्टर आएंगे उसके लिए हम पहले से वेल प्रिपेयर्डनेस हो सकते हैं। एक जो हमारा एक लक्ष्य है 2030 का, ये रिसाइलेंस इंडिया के लिए दिवस मना रहे हैं, ये साक्षात उसका उदाहरण है। ये उसका साक्षात उदाहरण है कि जिस भारत में 50 आर्यभट्ट जैसे उपग्रह जिसको आज 50 साल पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज पूरे सैटेलाइट डे को मना रहे हैं। और हमारे जितने वैज्ञानिक हुए, जितने हमारे शोधकर्ता हुए, सबने इतना अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस चीज़ों को बनाने में, लाने में। और आज पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और मैं यही जानता हूँ कि इसको आगे बढ़ने में इसरो, DRDO, नासा और कहीं हम इंडिया स्पेस वीक के जो हमारे सारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे सारे जितने डायरेक्टर हैं, हमारे सेक्रेटरी जितने भी सब लोग हैं, सबका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। और जैसा कि अभी अमन जी ने बताया कि कुछ प्रोग्राम सब लॉन्च कर रहे हैं, हाँ, तो ये बात सही है कि जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया अब तक वो भी है, और जो आज हम लॉन्च करेंगे वो भी सही आगे रहेगा। और आज के इस बहुत अच्छे दिन में हमारे जितने वरिष्ठ आदरणीय यहाँ पर आए, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शायद इतने बड़े प्रोग्राम को अटेंड करने में उन लोगों ने अपना बहुत कीमती समय निकाला। ये उनके लिए बहुत बहुत मैं अब दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और आगे भी यही चाहूँगा कि कभी ऐसा अवसर मिले कि हम लोग फिर ऑफलाइन सेमिनार करें, मीटिंग करें, जिसमें कि सब लोग फेस टू फेस बैठकर सारी चीज़ें बातचीत करें। और आज के इस प्रोग्राम में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर संदीप खरे जी को, जो नेशनल ऑडिटर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से शुरुआत से लेकर और अंतिम तक सारी चीज़ें बताया, हर चीज़ बनाऊँ। नमस्कार सभी गणमान्य अतिथियों को, मेरे साथियों को, इसरो परिवार के उन इंजीनियरों को और उन विद्यार्थियों को जिनकी आंखों में आज भी वो चमक है जो कभी डॉक्टर विक्रम साराभाई की आंखों में हुआ करती थी। आज हम सब एक ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने जा रहे हैं।
आज हम बात करेंगे उस सपने की जो देखा तो गया था 1975 में, लेकिन जिया जा रहा है आज भी। दोस्तों, ये कोई आम दिन नहीं है। आज है भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरा होने का दिन। 50 साल। सोचिए, एक ऐसा देश जो उस वक्त अपनी जमीन पर रॉकेट तक नहीं छोड़ सकता था, उसने अंतरिक्ष में अपनी पहचान छोड़ दी। और यही नहीं, यह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, यह था भारत के आत्मनिर्भर वैज्ञानिक युग का बिल्कुल। और जैसे ही इसरो के पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा था, आर्यभट्ट केवल एक यंत्र नहीं था, वो एक प्रतीक था भारत की वैज्ञानिक जागृति और असीम संभावनाओं का। आज हम उस जागृति का उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस वर्कशॉप की यात्रा में हम साथ मिलकर चलेंगे उस पथ पर जो आर्यभट्ट ने शुरू किया था। हम जानेंगे कि वो सैटेलाइट कैसे बना, किसने बनाया, क्या उद्देश्य थे, कौन कौन सी चुनौतियां आई और कैसे उसी एक उपग्रह ने भारत को अंतरिक्ष शक्ति बना दिया। और हाँ, मैं उन छात्रों से भी वादा करता हूं जो सोचते हैं कि मैं इसरो में कैसे जाऊं या क्या मैं इस अंतरिक्ष की दुनिया का हिस्सा बन सकता हूं, उन सभी को जवाब मिलेगा विस्तार से, प्यार से और सटीक तरीके से। तो चलिए इस अंतरिक्षीय गाथा की शुरुआत करते हैं उसी टीम से जो आज इस विरासत को आगे बढ़ा रही है। आइए मिलते हैं टीम उडुपी से। अब मैं आपको परिचित कराता हूं टीम उडुपी से, जो कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक प्रतिष्ठित सैटेलाइट टीम है। इस टीम का नाम डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव के सम्मान में रखा गया है, जिन्हें हम सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर राव ने भारत के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई और इसरो को वैश्विक स्तर पर ले गए। टीम उडुपी के सदस्य मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों से आते हैं। हर पीढ़ी इस टीम में नया योगदान देती है और पहले के नवाचारों की विरासत को आगे बढ़ाती है। इस टीम का उद्देश्य सिर्फ तकनीकी परियोजनाएं करना नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना भी है। ये टीम कैनसेट्स और क्यूबसेट जैसे उन्नत लेकिन छोटी सैटेलाइट के निर्माण में काम करती है, जो आज के दौर में न सिर्फ शैक्षणिक बल्कि वास्तविक अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। अब बात करते हैं आर्यभट्ट, अंतरिक्ष की ओर भारत का पहला कदम। जब हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करते हैं तो शुरुआत होती है आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट केवल एक उपग्रह नहीं था, यह भारत के आत्मनिर्भर वैज्ञानिक युग का पहला सार्थक कदम था। आइए जानते हैं कुछ मुख्य जानकारियों के बारे में। इसका नाम था आर्यभट्ट, जो कि एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था। प्रक्षेपण तिथि थी 19 अप्रैल 1975। प्रक्षेपण स्थल वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन, USSR। रॉकेट जिससे इसे लॉन्च किया गया था उसका नाम था कॉस्मोस 3M। कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट। वजन लगभग 360 किलोग्राम। यद्यपि तकनीकी खराबी के कारण उपग्रह केवल 4 दिन तक ही सक्रिय रहा, लेकिन वह 17 वर्षों तक पृथ्वी की कक्षा में रहा। ये एक प्रतीक था भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और कल्पनाशीलता का। किसने बनाया आर्यभट्ट? आर्यभट्ट को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव ने, जो बाद में इसरो के अध्यक्ष भी बने। आर्यभट्ट का निर्माण बैंगलोर के इसरो सैटेलाइट सेंटर में हुआ। इसकी लॉन्चिंग सोवियत संघ की सहायता से हुई। यह एक इंडो सोवियत सहयोग समझौते के अंतर्गत हुआ। उस दौर में जब भारत तकनीकी रूप से दूसरों पर निर्भर था, इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने न केवल यह उपग्रह डिजाइन किया, बल्कि खुद से उसे तैयार भी किया। यह मिशन सीमित संसाधनों के बीच भारतीय नवाचार और आत्मनिर्भरता की जीत थी। बात करते हैं कुछ तकनीकी विशेषताओं के बारे में। आर्यभट्ट कोई साधारण उपग्रह नहीं था, उसमें कई ऐसी विशेषताएं भी थी जो अपने समय से आगे की सोच को दर्शाती थी। कुछ मुख्य तकनीकी विशेषताएं: वजन कुल 360 किलो, आकार बहुभुज आकार पॉलीहेड्रन, माप 1.4 मीटर इंटू 1.4 मीटर, पावर 46 वॉट, बैंडविड्थ 256 बिट पर सेकंड, क्षमता या की फ्रीक्वेंसी 137.44 मेगाहर्ट्ज। इस उपग्रह का ढांचा पॉलीहेड्रल था, जो उस समय के लिए एक नवीन डिजाइन था। इसके जरिए वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में आयनोस्फीयर, एक्सरे और स्वर वितरण जैसे प्राकृतिक तत्वों पर अध्ययन किया। आर्यभट्ट का मुख्य उद्देश्य केवल तकनीकी परीक्षण नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक था। इसके प्राथमिक लक्ष्य थे भारत में उपग्रह तकनीक का परीक्षण और प्रमाणीकरण।
दूसरा एक्सरे एस्ट्रोनॉमी सौर भौतिकी और आयनोस्फेरिक अध्ययन। रणनीतिक लक्ष्य स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, भारत इंजीनियरिंग टीमों को व्यवहारिक अनुभव देना, वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता की नींव रखना, अंतरिक्ष आधारित अवलोकन को दीर्घकालिक राष्ट्रीय योजना में शामिल करना। इस मिशन ने भारत को यह भरोसा दिया कि हम भविष्य में अपने बलबूते पर और भी जटिल उपग्रह बना सकते हैं। अब हम उस ऐतिहासिक क्षण की तरफ बढ़ते हैं जब आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा का शंखनाद था। प्रक्षेपण और मिशन विवरण। 19 अप्रैल दिन था 19 अप्रैल 1975। समय सुबह 7:30 UTC। स्थान कपुस्तिन और रूस का एक प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। जिस रॉकेट ने आर्यभट्ट को ले जाकर अंतरिक्ष में स्थापित किया उसका नाम था कॉस्मोस 3M, जो कि एक सोवियत लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था। यह प्रक्षेपण इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत हुआ एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम, जिसके जरिए सोवियत संघ मित्र देशों को अंतरिक्ष में पहुंच प्रदान करता था। प्रक्षेपण के बाद आर्यभट्ट को एक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया। उसकी कक्षा से जुड़े कुछ आंकड़े। पेरिजी पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस था 563 किलोमीटर। एपोजी पृथ्वी से अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस था 619 किलोमीटर। झुकाव इंक्लिनेशन था 50.7 डिग्री। एक चक्कर का कुल समय लगभग था 96.5 मिनट। यद्यपि उपग्रह का मिशन 5 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश सौर पैनलों की खराबी के कारण केवल 4 दिन बाद यह निष्क्रिय हो गया। इसके बावजूद यह मार्च 1981 तक संपर्क में रहा और अंततः 10 फरवरी 1992 को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर जल गया। चलिए बात करते हैं पैसों की। कितना खर्च हुआ? तो इसकी कुल लागत थी लगभग 3.5 करोड़, जो कि 1970 के दशक में खर्च हुई थी। वित्त पोषण फंडिंग हुई थी भारत सरकार द्वारा। लॉन्च हुआ था सोवियत संघ से, जो कि निःशुल्क लॉन्च सेवा थी। उस समय भारत एक विकासशील राष्ट्र था, फिर भी यह निवेश भविष्य के लिए नींव रखने जैसा था। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ उपग्रह निर्माण की क्षमता विकसित की, बल्कि इसरो को एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा, प्रयोगशालाएं और मानव संसाधन भी प्रदान किए। जैसा कि किसी भी बड़े प्रयास में होता है, यहाँ भी मुश्किलें थी और कई थी। कुछ मुश्किलें जो कि थी वह थी अंतरिक्ष ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सिस्टम्स का कोई पूर्व अनुभव नहीं होना, सीमित परीक्षण संसाधन और सॉफ्टवेयर, सौर पैनल डिप्लॉयमेंट में समस्या के कारण पावर फेलियर, अंतरराष्ट्रीय समन्वय की कठिनाइयां और सख्त डेडलाइंस और पहली बार इतना बड़ा तकनीकी मिशन। लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर इसरो की संस्कृति बन गया, कम संसाधनों में उच्च परिणाम देने वाली कार्य संस्कृति। चलिए बात करते हैं उस चमक की जो आर्यभट्ट ने हमारे भविष्य पर छोड़ी, उपलब्धियां और उसकी विरासत। यह भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था। इसरो को एक गंभीर अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में स्थापित इसी उपग्रह ने करा। भारत में उपग्रह आधारित प्रयोगों की शुरुआत की, जैसे कि भास्कर, एप्पल, इनसेट और IRS जैसे उपग्रह। एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी, वैज्ञानिक, इंजीनियर और छात्र। आर्यभट्ट की सफलता ने एक संदेश दिया कि भारत अपने दम पर उपग्रह डिजाइन और संचालन कर सकता है। यह सपना नहीं था, यह अब एक रोड मैप बन चुका था। अब हम अगले चरण में पहुंचेंगे, भारत की सैटेलाइट इंडस्ट्री के अतीत, वर्तमान और भविष्य की ओर। उससे पहले हम एक क्लिप देखेंगे जो DD भारत ने 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले आर्यभट्ट के लॉन्च के टाइम, आर्यभट्ट के लॉन्च के टाइम बल्कि 10 साल पहले रिलीज करी थी। एक बार हम वो क्लिप देख लेते हैं। चलिए अब हम अगले चरण में पहुंचते हैं
जो कि है भारत की सैटेलाइट इंडस्ट्री के अतीत, वर्तमान और भविष्य की ओर। भारत आज कहाँ खड़ा है और कहाँ तक जा सकता है, चलिए देखते हैं। भारत की सैटेलाइट इंडस्ट्री अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत, नींव की रचना, द फाउंडेशन। जब हम 1975 से शुरुआत करते हैं तो शुरुआत होती है एक मजबूत नींव रखने की। उस समय भारत पूरी तरह से इसरो जैसे सार्वजनिक संस्थानों पर निर्भर था। मुख्य कार्य थे संचार, मौसम पूर्वानुमान और पृथ्वी का अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेशन। रॉकेट का विकास जैसे कि एसएलवी, फिर पीएसएलवी और अंत में जीएसएलवी। सोवियत और यूरोपीय प्रक्षेपण सेवाओं पर भारी निर्भरता थी, लेकिन हर मिशन ने एक नई सीख दी। इस दौर को कहा जा सकता है क्षमता निर्माण का युग, जहां हर परियोजना ने आगे की बड़ी उड़ानों के लिए मंच तैयार किया। बात करते हैं पास्ट की, चंद्रयान 1 और 2। चंद्रयान 1 2008 भारत की चांद पर पहली दस्तक। 2008 में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में वो किया जिसकी उम्मीद शायद दुनिया को भी नहीं थी। चंद्रयान 1 सिर्फ हमारा पहला चंद्र मिशन नहीं था, यह वो मिशन था जिसने पूरी दुनिया को बताया कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है। इसका लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 श्रीहरिकोटा से PSLV C-11 द्वारा। कुल बजट था मात्र 386 करोड़। यह नासा की तुलना में बहुत ही किफायती था। उद्देश्य था चंद्र सतह की मैपिंग, खनिजों की पहचान, रासायनिक विश्लेषण और पानी की खोज। तकनीक भारत, अमेरिका, यूरोप, बुल्गारिया के कुल 11 पेलोड। इसका हाईलाइट था इसरो का मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्र सतह पर उतरा और वहीं से पानी के अणु खोजे गए, जिससे भारत ने इतिहास रच दिया। चलिए बात करते हैं चंद्रयान 2 की। एक साहसी कदम, सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश। एक दशक बाद भारत ने फिर चंद्रमा का रुख किया, इस बार और भी बड़ा सपना लेकर। चंद्रयान 2 था भारत का पहला प्रयास चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का। इस मिशन ने भारत को एक ऐसा मिशन का हिस्सा बना दिया जिसमें लैंडर और रोवर जैसे जटिल तकनीकी तत्व शामिल थे। इसका लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 GSLV Mark 3 के जरिए। इसके भाग थे ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। उद्देश्य था चंद्र दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन, खनिज व जल विश्लेषण। इसकी उपलब्धियां, लैंडर से संपर्क टूट गया, लेकिन ऑर्बिटर आज भी चांद की कक्षा से डेटा भेज रहे। इस मिशन ने भारत को सिखाया डीप स्पेस कम्युनिकेशन, लैंडिंग डायनेमिक्स, थर्मल कंट्रोल और सिस्टम इंटीग्रेशन। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान की, आज की सैटेलाइट व्यवस्था, द इकोसिस्टम टुडे। आज भारत की सैटेलाइट इंडस्ट्री एक मजबूत इकोसिस्टम बन चुकी है। 120 से अधिक भारतीय उपग्रह अब तक प्रक्षेपित हो चुके हैं। चलिए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। पहला, इनसैट जीसैट संचार और मौसम विज्ञान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IRS कार्टोसैट पृथ्वी अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। रीसैट एमिसैट रणनीतिक निगरानी, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस। और नाविक, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत का पहला GPS। अब कुछ नए रुझान जैसा कि स्टार्टअप्स का उदय, माइक्रो सैटेलाइट निर्माण में, कृषि आपदा प्रबंधन, जलवायु मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में सैटेलाइट डेटा का प्रयोग। आज भारत उन गिने चुने देशों में है जिनके पास एंड टू एंड सैटेलाइट और लॉन्चिंग क्षमताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को हमेशा एक कम बजट वाले और कम खर्च वाले मिशन संचालक के रूप में देखा। पश्चिमी देशों और अन्य अंतरिक्ष शक्तियों द्वारा अक्सर यह आलोचना की जाती थी कि इसरो नई तकनीक विकसित करने के बजाय पहले से स्थापित समाधानों का पालन करता है। लेकिन चंद्रयान 3 के मिशन ने इन सभी पूर्व धारणाओं को गलत साबित कर दिया, जब इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था। तो उसने न केवल विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि इसरो अब सिर्फ अनुकरण करता नहीं है। चंद्रयान 3 ने दुनिया को यह दिखाया कि भारत ने खुद की स्वदेशी तकनीक से एक नई दिशा तैयार की। चंद्रयान 3 ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। 14 जुलाई 2023 को इसे LVM M4 रॉकेट के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक क्षमता का एक मजबूत संदेश था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, और ये उपलब्धि अब तक दुनिया के किसी भी देश ने हासिल नहीं की थी। सबसे खास बात यह रही कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। इसरो ने इसे बिना किसी विदेशी सहायता के लॉन्च और ऑपरेट किया। चंद्रयान 2 के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा गया। उस मिशन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए
इस बार लैंडिंग की सटीकता और स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सुधार किए गए ताकि जो पिछली बार अधूरा रह गया उसे पूरा किया जा सके। ये मिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में लाता जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, और वह भी बेहद कम बजट। जबकि अमेरिका और रूस जैसे देशों के मिशन में हजारों करोड़ का खर्च आया, वहीं चंद्रयान 3 की लागत लगभग 615 करोड़ रुपए रही, जो कि कई बड़े देशों की सालाना स्पेस बजट जितना भी नहीं है। इस मिशन ने न सिर्फ इसरो की तकनीकी क्षमता को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि हम सीमित संसाधनों से भी उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम था, जिसने देश के युवाओं में विज्ञान और तकनीक को लेकर नई प्रेरणा पैदा की। तो चंद की सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास, परिश्रम और स्वदेशी सोच की जीत है। और सबसे अहम बात यह है कि ये बस शुरुआत है। चलिए बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब बात करते हैं उस इंडस्ट्री के आर्थिक पक्ष की। 2022 में भारतीय स्पेस इकोनॉमी लगभग $9.6 बिलियन की थी। इसमें रोजगार थे 50,000 से ज्यादा अधिक। राजस्व की स्रोत थे सैटेलाइट डेटा की बिक्री, NSIL के माध्यम से लॉन्च एज अ सर्विस, टेलीविजन प्रसारण और ग्रामीण कनेक्टिविटी। भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करता है, एक कमाई का जरिया और डिप्लोमेटिक टूल। इसरो का अब बात करते हैं फ्यूचर की, जो कि इसरो का RLV-TD एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भविष्य में रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाएगी। इससे मिशन की लागत घटेगी और स्पेस एक्सप्लोरेशन ज्यादा किफायती बन सकेगा। इसका पहला परीक्षण हुआ था 23 मई 2016 श्रीहरिकोटा से। स्पीड मार्क 5 से भी अधिक, हाइपरसोनिक। अवधि थी 770 सेकंड की फ्लाइट और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में सटीक रिकवरी। तकनीकी विशेषताएं: ऑटोनोमस नेविगेशन, खुद से रास्ता पहचानना, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम, दिशा और संतुलन बनाए रखना, रनवे स्टाइल लैंडिंग, प्लेन की तरह लैंड करने की क्षमता। इसरो इसका ऑर्बिटल वर्जन तैयार कर रहा है जो SpaceX के Falcon 9 की तरह वापसी कर सकेगा, लेकिन भारतीय लागत में। दूसरा, सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE-2000। यह इंजन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है जो केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन LOX का उपयोग करता है। क्रायोजेनिक इंजन में क्या अलग है? क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन और LOX का उपयोग होता है। यह बहुत ठंडा होता है लेकिन जटिल है। सेमी क्रायो इंजन सस्ता, सरल और ज्यादा थ्रस्ट देने वाला होता है। इसके तकनीकी लाभ: सॉलिड और पुरानी क्रायो टेक्नोलॉजी से ज्यादा कुशल, बेहतर ISP स्पेसिफिक इम्पल्स, ज्यादा पेलोड उठाने में सक्षम, वातावरण के लिए कम हानिकारक। इसका उपयोग NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में होगा। अब बात करते हैं इसरो में 3D प्रिंटिंग का उपयोग। इसरो अब रॉकेट इंजनों और अन्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को 3D प्रिंट कर रहा है। हाल ही में इसरो ने एक LOX केरोसिन इंजन का 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक टेस्ट किया। इसके फायदे: निर्माण समय में 40% की कमी, लागत में लगभग 25% की बचत, कोई जॉइंट या वेल्डिंग नहीं, जिससे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। डिजाइन को जल्दी से प्रोटोटाइप में बदल सकता है। यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ केवल लागत घटाती है बल्कि भारत को एडवांस स्पेस मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी ले जा रही है। भविष्य की दिशा, फ्यूचर डायरेक्शन। अब आते हैं सबसे रोचक भाग पर कि आने वाला कल कैसा होगा। कुछ प्रमुख पहल: इन स्पेस, निजी क्षेत्रों का इसरो संसाधन तक पहुंच देना, NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा। अब स्पेस इंडस्ट्री का भविष्य केवल लॉन्च पर नहीं है बल्कि यह है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, नाविक का वैश्विक विस्तार, AI से युक्त सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, चंद्रमा और मंगल मिशन, डेटा एनालिटिक्स और क्लाइमेट सर्वेलेंस। चलिए अब बात करते हैं कि सैटेलाइट इंडस्ट्री में करियर का रोड मैप।
अब सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों तक ही सीमित है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस इंडस्ट्री में हर स्किल सेट, हर जुनून के लिए एक जगह है। कौन कौन आ सकता है इस फील्ड में? सैटेलाइट इंडस्ट्री एक मल्टीडिसिप्लिनरी बहुक्षेत्रीय दुनिया है। अगर आप सोचते हैं कि इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग की जगह है तो जरा रुकिए। यहाँ जरूरत होती है एरोस्पेस इंजीनियर्स की, जो रॉकेट और सैटेलाइट का ढांचा बनाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो कि थर्मल, स्ट्रक्चरल और डिप्लॉयमेंट सिस्टम्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स जो कि सिग्नल्स कंट्रोल और पेलोड सिस्टम देखते हैं, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एआई, एम्बेडेड सिस्टम, डेटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के लिए, फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मिशन डिजाइन, स्पेस एनवायरनमेंट एंड ऑर्बिट मॉडलिंग के लिए। मतलब ये कि अगर आप कोडिंग जानते हैं, गणित पसंद है या ब्रह्मांड की जिज्ञासा है तो ये क्षेत्र आपके लिए खुला है। चलिए अब हम इसे 3 सिंपल स्टेप में समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप बनाते हैं। स्टेप 1 शिक्षा, एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं बीई, बीटेक, एरोस्पेस, ईसी, मैकेनिकल, सीएस या फिजिक्स में। इसके बाद एमटेक या एमएस, सैटेलाइट सिस्टम्स, रिमोट सेंसिंग या कंट्रोल सिस्टम्स में। और अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो पीएचडी भी एक अच्छा विकल्प है। स्टेप 2 स्किल डेवलपमेंट, बिल्ड प्रैक्टिकल स्किल। तो खाली डिग्री से नहीं काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए हाथ की सफाई और दिमाग की गहराई। सैटेलाइट हार्डवेयर डिजाइन, थर्मल एनालिसिस, सैटेलाइट अंतरिक्ष में गर्म ना हो जाए उसके लिए, पावर सिस्टम्स, सोलर एनर्जी कैसे इस्तेमाल होती है, डेटा प्रोसेसिंग, सैटेलाइट में आने वाले डेटा का विश्लेषण, कंट्रोल सिस्टम्स और सिग्नल प्रोसेसिंग। अंत में AIML का इंटीग्रेशन, खासकर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की। ये स्किल्स आपको किताबों से नहीं, प्रोजेक्ट्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से मिलती है। स्टेप 3 एक्सपोजर, मैदान में उतरना। अब असली खेल शुरू होता है। एक्सपोजर यानी मैदान में उतरना। इसरो, DRDO, SSC, URSC में इंटर्नशिप, NSIL या निजी स्टार्टअप्स में प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जैसे कैंसर कंपटीशन, हैकाथॉन्स या फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जैसे कि इनस्पेस द्वारा कराया गया कैंसर कंपटीशन, क्यूबसेट प्रोजेक्ट्स पर ओपन सोर्स काम, IEEE कॉन्फ्रेंसेस, जर्नल पेपर्स और गिटहब कंट्रीब्यूशन। इससे ना सिर्फ आपकी स्किल्स दिखती है बल्कि आपको अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जुड़ने का भी मौका मिलता है। सैटेलाइट डिजाइन इंजीनियर, बात करते हैं सैटेलाइट डिजाइन इंजीनियर के बारे में। तो इनका काम है सैटेलाइट की संरचनात्मक, थर्मल और पेलोड डिजाइन करना। ये सुनिश्चित करते हैं कि सैटेलाइट सभी बाहरी और आंतरिक दबावों का सामना कर सके और सभी प्रणाली ठीक से कार्य कर सके। दूसरा सिस्टम इंजीनियर, इनकी जिम्मेदारी विभिन्न उप प्रणालियों को इंटीग्रेट करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी सिस्टम मिशन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। फ्लाइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यह सैटेलाइट के ऑनबोर्ड कंप्यूटर या कि OBC का प्रोग्राम करते हैं ताकि नेविगेशन और नियंत्रण सुचारू रूप से ही हो सके। इनके द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर सैटेलाइट की दिशा और गति को नियंत्रित करता है। पेलोड स्पेशलिस्ट, यह इमेजिंग, संचार, कम्युनिकेशन या वैज्ञानिक उपकरणों पर काम करते हैं। पेलोड स्पेशलिस्ट सैटेलाइट के मुख्य मिशन के लिए जरूरी उपकरणों का डिजाइन और संचालन करते हैं। AOCS, एटीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, इनका काम सैटेलाइट की स्थिति और कक्षा को नियंत्रित करना है ताकि वह सही दिशा में रहे और मिशन की सफलता सुनिश्चित हो सके। प्रोपल्शन इंजीनियर, यह रासायनिक, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्रणालियों पर काम करते हैं ताकि सैटेलाइट की गति और दिशा को नियंत्रित किया जा सके। मिशन विश्लेषक, यह प्रक्षेपक, लॉन्च वीडियो और कक्षा यंत्रिकों का योजना बनाते हैं। मिशन विश्लेषक यह सुनिश्चित करते हैं कि सैटेलाइट सही समय पर सही कक्षा में पहुंचे। चलिए बात करते हैं भारत में प्रमुख नियुक्ता एम्प्लॉयर्स के बारे में। अब बात करते हैं कि काम कहाँ मिलेगा। भारत में आज कई बड़े संस्थान और उभरते स्टार्टअप इस क्षेत्र में अग्रणी है। बात करते हैं कुछ सरकारी संस्थानों के बारे में। इसरो भारत का गौरव, जहां सबसे जटिल मिशनों पर काम होता है। DRDO जैसे एमीसैट और नेट्रा जैसी रणनीतिक सैटेलाइट्स पे काम करता है। SSC अहमदाबाद सैटेलाइट डिजाइन और रिसर्च के लिए जाना जाता है। URSC बेंगलोर उपग्रह निर्माण की रचनात्मक प्रयोगशाला। कुछ निजी कंपनियां जैसे कि पिक्सल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए जानी जाती है। स्काईरूट एरोस्पेस भारत का प्राइवेट लॉन्च व्हीकल डेवलपर। अग्निकुल कॉस्मोस छोटे रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी।
और बेलाट्रिक एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाती है। अनंत टेक्नोलॉजी इसरो के लिए मुख्य उपसिस्टम सप्लायर। ये कंपनियां सिर्फ जॉब नहीं दे रही है बल्कि नई दिशा, नई टेक्नोलॉजी और नई ऊर्जा को लेकर आ रही है। तो दोस्तों, आज हमने केवल एक उपग्रह की कहानी नहीं सुनी, हमने 50 वर्षों की मेहनत, आत्मनिर्भरता और विज्ञान के प्रति समर्पण को महसूस किया। आर्यभट्ट जिसने 1975 में उड़ान भरी, वो एक तकनीकी यंत्र नहीं था, वो एक सपना था जो आज एक इंडस्ट्री बन चुका है, एक आंदोलन बन चुका है। आप जो क्या कह सकते हैं उसके इवेंट्स हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छे रूपों से देखना शुरू किया। हमारे वैज्ञानिकों को इससे सफलता मिली। हमने लाखों हजारों की संख्या में लोगों की जान, माल, प्रॉपर्टी तो उनका जो रहा हमने उसको बचाया है। और उसके बाद हमने देखा है कि इंसेट 2A सीरीज के बाद इंसेट 3D सीरीज जो 2013 में जो लॉन्च हुआ फ्रेंच गुयाना से, वो एक तरह से पूरे संसार में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन, सैटेलाइट आपका साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म और ड्रॉट, हीट वेव, इन सभी के बारे में एक विस्तृत रूप से जानकारी देना शुरू किया। एक वर्टिकल प्रोफाइल जिसको कहते हैं हम, अपर एयर ऑब्जर्वेशन की जो पहली बढ़त हमने हासिल की 2013 में साउंडर पेलोड के रूप में, ये एक महत्वपूर्ण योगदान था इसरो का और इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के योगदान का। तो साझा हमारे जो कमेटी बनी जिसमें हमने इसको हम एक मूलभूत संरचना हमने प्रदान की। 2014 के बाद 2016 में भी इंसेट 3DR लॉन्च हुआ और अभी आपको सभी को मालूम होगा जो पिछले साल 2024 में इंसेट 3DS भी लॉन्च हुआ। इसमें जो मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा जानकारी इसमें जो हमने प्राप्त हुई वो एक तरह से चक्रवाती तूफानों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलना आरंभ हुआ। आपने देखा चक्रवाती तूफानों से अब जो पहले जो उड़ीसा में 1999 में साइक्लोन आया हुआ था, उसमें 25,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। लेकिन अभी क्या हुआ आपने देखा होगा, अभी जान माल की प्रॉपर्टी अब सिर्फ एक लोगों की भी जान नहीं जा रही है। तो ये एक तरह से भारत सरकार के द्वारा एक सफलतम प्रयास, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा और साथ ही साथ इसरो के सैटेलाइट द्वारा और जो संयुक्त रूप से हमने काम किया, उसके फलस्वरूप ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि देखी गई है। इसमें मैं सभी छात्रों को ये बोलना चाहूँगा, दोस्तों, आज हम उस दौर पे हैं जहाँ पे जलवायु परिवर्तन एक मुख्य रूप से देखी जाने वाली एक घटना है, जिसको हम इंसेट 3D, इंसेट सैटेलाइट के रूप में इसको हमको आगे बढ़ाना है और हमें जान माल और सारी जो प्रॉपर्टीज है इनकी बचत करना है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और आर्यभट्ट सैटेलाइट के जो 50 स्तंभ जो हुए हैं, उनमें मैं सभी ऑर्गेनाइजर को अपनी तरफ से सहृदय एक विनम्र एक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग में सैटेलाइट मेट्रोलॉजी डिवीजन 1972 में खोला गया, जो नई दिल्ली में स्थित है। कोई भी छात्र या कोई भी कॉलेज गोइंग और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, आप मेरी जानकारी मेरे ईमेल से ले सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल और अपनी पूरी जानकारी प्रदान की है। धन्यवाद। थैंक यू। आपका छात्रों के जीवन। आज का ये कार्यक्रम हमारे भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए हुआ है। इसी क्रम में हम आज आर्यभट्ट का पेपर मॉडल रेडी करेंगे, जो भारत सरकार डॉक्टर के मित्रा सर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के प्रोफेसर श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और इंडिया स्पेस वीक के सभी सामान्य सदस्य एवं इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर उपस्थित रहने वाले संपूर्ण भारत के छात्र छात्राओं, ओटीपी टीम, शिक्षकों एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े जनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।